गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट बता दिया बच्चों। ब्रीथिंग में रेस्पिरेटरी केज बताया और ब्रीथिंग की मैंने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन समझाया तुम्हें। ये दैट इज़ रेस्पिरेटरी केज। इनमें यहाँ पे है डायफ्राम, ठीक है। ये रिब्स हो गई बच्चों, ये साइड पोर्शन से हमें बता रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था डोम शेप्ड जो क्या होता है, डोम शेप्ड डायफ्राम जो होता है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन इन रेडियल मसल्स, वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और आफ्टर ये जैसे ही फ्लैट होता है, इधर जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं ये ब्रेक हो जाता है। और यहाँ जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं बच्चों, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या कर रही हैं, इनमें कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे ये थॉरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। थॉरेसिक वॉल्यूम के इंक्रीज होने के कारण प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर के कम होने से ऑक्सीजन जो होती है बाहर से प्रेशर से अंदर की तरफ आती है, दैट इज इंस्पिरेशन। जस्ट इसका उल्टा फ्लैट जो होता है वो वापस डोम शेप देखो दिख रहा है, ये हो जाता है। देन क्या होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन होता है। ड्यू टू रिलैक्सेशन थॉरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ने से अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है, दैट इज एक्सपीरेशन। बच्चों इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जिसे हम नाम दे रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं इनको मेजर हम जिससे कर रहे हैं, दैट इज उसको क्या नाम दे रही हूँ मैं, स्पायरोमीटर नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब स्पायरोमीटर से हम कौन कौन से मेजरमेंट्स लेते हैं। फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एफर्टलेस ब्रीथिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली जो अभी मैं जो नॉर्मली इंस्पायर कर रही हूँ या एक्सपायर कर रही हूँ, वो ब्रीथिंग जो होती है वो नॉर्मल ब्रीथिंग है। और इस नॉर्मल ब्रीथिंग में जो मेरे लंग्स में एयर है, दिस एयर इज नॉन एज टाइडल वॉल्यूम। सॉरी, जो मैं इंस्पायर कर रही हूँ, जो मैं एक्सपायर कर रही हूँ, वो एयर क्या कहला रही है, आपकी टाइडल वॉल्यूम कहला रही है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml होता है। नेक्स्ट आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि मैंने इंस्पायर किया यानी इंस्पिरेशन किया, ठीक है, करने के बाद एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैं फोर्सफुली यदि इंस्पायरेशन करती हूँ तो उस समय में और कितनी एयर, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन में मैंने 500 ml लिया, उसके बाद और कितनी मैं फोर्सफुली अपने लंग्स में इकट्ठी कर सकती हूँ एयर, वो क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो लगभग कितना होता है बच्चों, 2500 to 3000 ml के आसपास रहता है। सेम इसी तरह एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली मैं यदि एयर को बाहर निकालना चाहूँ तो मैं कितनी एयर बाहर निकाल पाऊँगी, 1000 ml to 1100 ml के आसपास मैं बाहर निकाल पाऊँगी। तो वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट, बाहर निकालना, बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रेजिड्यू वॉल्यूम। जब मैंने फोर्सफुली क्या करा है, एयर को बाहर निकाला है, उसके बाद भी लंग्स में जो एयर बची रह जाती है, दैट इज रेसिड्यू वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेसिड्यू वॉल्यूम। इट्स वैल्यू एवरेज बिटवीन 1100 ml to 1200 ml के आसपास रहती है। फिर आते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी बोलते हैं। व्हेन 2 or more ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आर कंसिडर्ड टुगेदर, दो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं, दैट इज पल्मोनरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम था आपका 500 ml, उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, इंस्पायरेटरी, यानी और कितना फोर्सफुली मैं ले पा रही थी, मैंने बताया था 2500 to 3000 ml तक। तो ये कंप्लीट क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन बाय distending the lungs to a maximum beginning at normal expiratory level।
इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको मैं क्या बोलती हूँ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलती हूँ। इट इज़ द सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये मैंने आपको बोला अभी। फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी क्या होती है, व्हेन अ पर्सन इनहेल और एक्सहेल इन अ नॉर्मल वे। नॉर्मल वे में इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स, और उस समय जो लंग्स में एयर बची रह जाती है, दैट इज फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी। इट इंक्लूड रेजिडुअल वॉल्यूम तो हो गई बच्चों, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली हम बाहर निकाल रहे थे वो वाला वॉल्यूम क्या कहलाता है, फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी कहलाएगी, जो कि RV प्लस ERV होता है। यहाँ पे बच्चों देखो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने बताया था तुम्हें 1000 to 1100। रेसिड्यू वॉल्यूम जो था ये मेरा लगभग 1200 ml था। इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर रही हूँ तब मेरे पास क्या आ रहा है, फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी। फंक्शनल यानी आपके नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद भी लंग्स में कितनी एयर बची रह जाती है, वो क्या कहलाती है, फंक्शनल रेसिड्यू कैपेसिटी। और नॉर्मल रेसिड्यू कैपेसिटी क्या होती है, जब हमने फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल दिया उसके बाद जो बची रह जाती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथ आउट फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। हमने क्या करा कि ब्रीथ आउट यानी मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली बाहर निकाली है, जो वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कहलाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे, व्हेन अ पर्सन इनहेल विद मैक्सिमम एफर्ट्स एंड एक्सहेल ऑल्सो विद मैक्सिमम एफर्ट, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। मैंने क्या किया, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ साथ फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया और उसके बाद मैं फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी कर रही हूँ, तो वो जो मैं एक्सपायरेशन कर रही हूँ वो उसका क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो सब कहलाएगा। तो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लगभग हमारा क्या था 2500 to 3000 ml के आसपास था, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 1000 to 1100 ml के आसपास था। ये कंप्लीट क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुली इंस्पायरेशन। फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद जितनी एयर लंग्स में होती है, दैट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम बाहर निकाल सकते थे पर हमने नहीं निकाली, प्लस आपका क्या हो जाएगा इसमें रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? तो ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये सारी आपकी क्या हो गई हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं। ये अलग अलग वॉल्यूम्स हैं बच्चों जो हमें याद रखने। नेक्स्ट आती हूँ मैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मेनली बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है, जैसे ही वो लंग्स में आया तो लंग्स में क्या थी, एलुलाई थी। एलुलाई से ब्लड वेसल्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और देर आफ्टर जब वो कहाँ पहुँच जाता है, जिस टिश्यू में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एलुलाई में भेजना होता है उस टिश्यू में, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, exchange of gases, alveoli are primary site of exchange of respiratory gases. Oxygen and carbon dioxide are exchanged by सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज करते हैं ऑन देयर प्रेशर और concentration gradient. The thickness of the membrane involved and the solubility of the gases are two major factors that can affect the rate of diffusion. Mainly rate of diffusion किस पे डिपेंड कर रहा है कि एलुलाई की जो थिकनेस होती है, मेम्ब्रेन्स की जो थिकनेस होती है उस पर, और दूसरा गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ये रहा बच्चों, देखो ये एलुलाई की वॉल हो गई बच्चों, ठीक है, एलुलर डक्ट भी बता रहा है ये। देयर आफ्टर ये इसके बाद बता रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये आपकी क्या होगी, ये वाली ब्लड वेसल्स की वॉल हो गई। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स इसके अंदर हो गई। तो ये तो रेड ब्लड सेल्स की वेसल्स हो गई हैं और ये एलुलाई हो गई हैं। इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो हमें देखना है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, मेनली 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। स्क्वैमनस एपिथेलियम ऑफ एलुलाई, एलुलाई की स्क्वैमनस एपिथेलियम से द एंडोथीलियम ऑफ एलुलाई, एलुलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। देखो बच्चों, फर्स्ट इज ये जो इसकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन है किसकी, एलुलाई की, फिर एलुलाई कैपिलरी की जो एंडोथीलियम है मेम्ब्रेन, और उसके बाद इन दोनों के बीच की जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो। तो ये मेनली 3 मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। टोटल थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, टोटल इसकी कितनी होगी 0.2 mm के आसपास ये टोटल थिकनेस हो गई है बच्चों।
ये वाली थिकनेस को क्या बोल रही हूँ मैं, 0.2 mm. द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड फ्रॉम द एलुलाई एंड द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एलुलाई। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा है बच्चों, डिफ्यूजन में यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एलुलाई में ज़्यादा है, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। इसी तरीके से मैं बात करती हूँ कि ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, एलुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम थी, तो ब्लड जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये तो हो गया एलुलाई में। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसमें आ गई, ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू रन करते हुए कैसे रन करेगी ये मैं आगे बताऊंगी कि वो किसके साथ जुड़ती है, मेनली हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है ऑक्सीजन, और वो कहाँ पहुँच जाती है, टिश्यू में पहुँच जाती है, और टिश्यू में ये फिर आगे वर्क करती है रेस्पिरेशन का, यानी एनर्जी फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इन द टिश्यू, अब टिश्यू में बता रहे हैं, इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू द PO2 इज अबाउट 40 mmHg वेयर द आर्टियल ब्लड ब्रॉट टू द टिश्यू हैज अ PO2 ऑफ 95 mmHg। देखो क्लियरली बता रहा है कि टिश्यू में कितनी कम है, ओनली 40 mmHg के आसपास है। प्रेशर से बताते हैं बच्चों हमेशा 40 mmHg के आसपास ही ऑक्सीजन, जबकि ब्लड वेसल्स में अभी कितनी है, 95 mmHg है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू सेल्स। इन द टिश्यू द PCO2 इज अबाउट, अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 45 mmHg है विच इज हायर देन द ब्लड, जिसमें ब्लड में केवल 40 mmHg है। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड। क्लियर हो गई बात कि कैसे, मैंने यही बात यहाँ पे बताई थी कि इस जगह पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये एल्यूलाई से ब्लड वेसल में आ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड वेसल में ज़्यादा है, एल्यूलाई में कम है, तो ये यहाँ से कहाँ चल गई, कार्बन डाइऑक्साइड में। ब्लड वेसल से कहाँ चलेगी, एल्यूलाई की वेसल्स में पहुँच गई। सेम यही बात मैंने टिश्यू पे करी, तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी, तो और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी और ब्लड वेसल्स में ज़्यादा थी, तो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन टिश्यू में आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज़्यादा थी, ब्लड वेसल्स में कम थी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, टिश्यू से किस में पहुँच गई, ब्लड वेसल्स में पहुँच गई। तो ये हुआ आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको बोला 97% ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके फिर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट होती है। अबाउट 90% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय इरिथ्रोसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है हीमोग्लोबिन, उसे क्या बोलती हूँ मैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलती हूँ। एंड 3% इज कैरिड इन अ डिजॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा, और 3% जो होती है वो प्लाज्मा के थ्रू जा रही है। ऑक्सीजन बाइंड विद फेरस आयन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि ये क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन के फेरस कंपाउंड से जुड़ जाता है। और क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि एल्यूलाई के बाद ब्लड वेसल्स में O2 की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम है और टेम्परेचर कम है। इन 3 फैक्टर्स के कारण मेनली क्या होता है, 4 फैक्टर्स हो गए बच्चों यहाँ पे। हाई PO2 यानी ऑक्सीजन का प्रेशर तो ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम और टेम्परेचर कम। तो ये ब्लड वेसल्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट थी, एल्यूलाई में प्रेजेंट थी, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ गई, हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रहा है बच्चों ये चीज़, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखो 104 है। ठीक है, तो 104 यहाँ होने से ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से होती हुई हार्ट में आई, हार्ट से ये पल्मोनरी वेन हार्ट से ये एरोटा से होती हुई हार्ट में आ गई, ये पल्मोनरी आर्टरी से होती हुई, पल्मोनरी वेन की बात कर रही थी बच्चों में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा पल्मोनरी वेन में रन करता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजन आई यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ आई, यहाँ से ये एरोटा के थ्रू कहाँ पहुँच गई, टिश्यू में पहुँच गई। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 104 mmHg। ठीक है, जैसे ये यहाँ आई इन ब्लड वेसल्स में इसकी कितनी हो गई, 95, मैंने पहले भी बताई आपको, यहाँ पे इसकी 95 हो गई। फिर ये यहाँ टिश्यू में आई, क्योंकि टिश्यू में ओनली कितनी है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 40 के आसपास है अभी, ये देखो, तो 40 के आसपास होने के कारण ये PO2 जो है वो कहाँ पहुँच गई, टिश्यू में पहुँच गई। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखो बच्चों 45 है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू कहाँ पहुँचती है, पहले हार्ट में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पे अगेन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो ये कहाँ पहुँच जाती है, एल्यूलाई में पहुँच जाती है।
क्लियर? तो यही चीज़ मैं बता रही थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कब फॉर्म होता है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम और टेम्परेचर कम होता है। तो इस जगह पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डज नॉट डिसोसिएट अंटिल इट रीच अ टिश्यू। ये जब तक टिश्यू में नहीं पहुँचता तब तक वो ब्रेक नहीं होता है। PO2 इज लो। अब टिश्यू में क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एवरी डेसीलीटर ऑफ ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्लियर? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। फैक्टर्स भी बच्चों मैंने आपको बताया। अब आती हूँ मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है बच्चों? अबाउट 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, जबकि यहाँ पे मैंने 5 ml ऑफ ऑक्सीजन बताया था आपको। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म, मेनली 3 फॉर्म में होता है और सबसे ज़्यादा जो है मैं अभी बताऊँगी आपको 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। 5 to 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ये कहाँ पहुँच जाती है, एलुलाई में पहुंच जाती है। अबाउट 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ इन द प्लाज्मा। द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द इरिथ्रोसाइट एज बायोकार्बोनेट। इरिथ्रोसाइट हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच कैटेलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बच्चों होता क्या है, हमें हमारे पास बना क्या, वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया C6H12O6 ऑक्सीजन साथ कंबाइंड होता है और क्या बना लेता है CO2 + H2। अब ये CO2 और H2 मिल गए और उन्होंने क्या बना लिया H2CO3। अब ये H2CO3 जो होता है इस जगह पे टिश्यू पे, अभी मैंने बताया कार्बोनिक डिहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में टूटता है, H+ और HCO3-। इसीलिए बच्चों टिश्यू में आपकी मैंने क्या बताई, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा बताई, उसके साथ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट बन जाता है। सम ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, कुछ तो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं एंड द कैरेट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और वो सोडियम से जुड़ जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आगे जाते हैं। ठीक है। द रिमेनिंग बाइकार्बोनेट आयन इन द इरिथ्रोसाइट आर कैरिड एज अ पोटेशियम बाइकार्बोनेट। कुछ जो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एलुलाई तक जाते हैं और कुछ पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एलुलाई तक जाते हैं। एलुलाई में वापस जाएंगे तो वापस ये वाला जो रिएक्शन होगी ये क्या होगा आपका इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये दोबारा इसको ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाती है। तो द रिमेनिंग बाइकार्बोनेट आयन इन द इरिथ्रोसाइट आर कैरिड एज अ पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कहाँ पहुँचे, एलुलाई में पहुँचे। एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%, मैंने क्या बोला, टिश्यू पे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से अलग हो जाता है, तो अलग होने के कारण अब कार्बन डाइऑक्साइड को चांस मिलता है कि वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, बट वो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड केवल 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में एलुलाई तक पहुंचता है, विच द एमाइन रेडिकल ऑफ द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बिनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? ये समझ में आया हमें अच्छे से। अभी तो मैंने बताया कि 3 फॉर्म में ये एलुलाई तक जाएगा। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एलुलाई, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, एज द एलुलर सरफेस वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो इस रीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। दिस ऑक्सीजनेटेड प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन एंड प्रमोट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म इन द फ्री कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यही लाइन बोली कि इस जगह पे ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, पर वहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन इस बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ जाते हैं, अगेन कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड अगेन टूट के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये दिखा रखी देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन है, बाइकार्बोनेट वापस कार्बोनिक एसिड बन गया, ये कार्बोनिक एसिड अगेन वाटर और CO2 में ब्रेक हो गया। सिंस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी एज मच कार्बन डाइऑक्साइड एज डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बिनो हीमोग्लोबिन ऑल्सो डिसोसिएट एंड रिलीज। उसके अलावा मैं बात कह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना है, इसलिए कुछ क्वांटिटी में तो इस 70% तो इस तरह से आया और वो ब्रेक हो गया, बाकी यहाँ पे जैसे ही आया क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है।
As the PCO2 of the blood become higher than that of alveolar air, carbon dioxide diffused from the blood capillaries into the alveoli, alveoli में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन का एल्वेलाई से ब्लड वेसल्स में आना, ब्लड वेसल से उसका टिश्यू तक जाना, टिश्यू में उस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ब्रेक होना और ऑक्सीजन का वहाँ पे वर्क करना। ऑक्सीजन जैसे ही वहाँ वर्क करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कुछ तो प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में पहुँच जाती है एल्वेलाई तक, कुछ ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में पहुँचती है और कुछ ये कार्बिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में पहुँचती है। जैसे ही ये एल्वेलाई में पहुँचती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। उसके अलावा वहाँ पे हाइड्रोजन आयन ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और ये अगेन ब्रेक होके क्या बना लेते हैं, H2O और CO2 फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ ज़्यादा हो जाती है और फिर उसे बाहर एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसका डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं होता है बच्चों, इनडायरेक्ट होता है। द रिसेप्टर रिदम इन अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो रिसेप्टर्स इन द एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ये क्या कह रहा है, नर्वस सिस्टम में इसका कंट्रोल होता है। इसके अलावा इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एरोटिक यानी जो आर्टरीज का जो पूरा आर्क मैंने पढ़ाया आपको और कैरोटिक आर्टरी में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। क्लियर? अब कुछ डिसऑर्डर्स बच्चों हर मैं सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी। इसमें है बच्चों अस्थमा। अस्थमा कैसे होता है? इट इज caused by hypersensitivity of bronchioles to any foreign substance। मैंने आपको बताया था प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योल्स, वो छोटे छोटे से पाइप्स जो होते हैं जो डायरेक्ट किसमें खुल रहे हैं, एल्वेलाई में खुल रहे हैं। तो इनमें ये सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चों, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है और उनमें स्वेलिंग हो जाती है और म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द स्पाम्स of the smooth muscles of wall of bronchioles. There is difficulty in breathing causing wheezing ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स। मैंने यही बोला कि इनमें वीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, एम्फाइसीमा क्या होता है बच्चों? एम्फाइसीमा में मैंने कहा बहुत सारी आपके पास एल्वेलाई हैं, तो कई बार क्या होता है इस डिजीज के कारण एल्वेलाई के बीच की वॉल धीरे धीरे कम ना एक तरह से डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाती है। तो पहले तो क्या बहुत सारी ऐसे वॉल्स, अब ये वॉल्स डिस्ट्रॉय होगी तो एक बड़ा बैलून टाइप का बन जाएगा। पहले छोटी छोटी सी बॉल्स थी, वो बॉल्स आपस में कंबाइंड होकर एक बड़ा बैलून बना लिया। तो बॉल्स में जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतना ही आपकी बैलून में कम हो जाएगा। तो ये यही कहना है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच द एल्वुलर वॉल आर डैमेज्ड एंड हैज द रेस्पिरेटरी सरफेस इज रिड्यूस, रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर, सिगरेट के कारण ये बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ बच्चों जो माइंस में काम करते हैं लोग, जहाँ पे स्टोन्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उस जगह पे ये डिजीज़ होती है। डिजीज अकर इन द दोज पर्सन हु वर्क इन सर्टेन इंडस्ट्री लाइक ग्राइंडिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स को तोड़ने का काम किया जाता है। देयर इज सो मच डस्ट प्रोड्यूस which the defense mechanism of the body cannot fully cope up with this situation। बहुत डस्ट होती है, वो डस्ट को हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है मैनेज कि वो नहीं अंदर जाए, बट फिर भी वो नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में होती है। लॉन्ग एक्सपोजर लीड टू फाइब्रोसिस एंड लंग्स डैमेज, बहुत ज़्यादा होने के कारण फाइब्रोसिस की कंडीशन आ जाती है और इससे लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये हो गया बच्चा आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहाँ आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया है।